तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार ये लॉ पढ़ा था, जनता की मांग पे एक बार फिर से, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये कैलकुलेशन क्या है, लाइन इंटीग्रल इस लूप के लिए, इस लूप के लिए लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रल b डॉट dl कैलकुलेशन अगर हम कर पाएंगे तो वो किस पे डिपेंड करता है, अंदर इस लूप के अंदर वाले करंट से जो कि इस प्लेन को चीरता हुआ अंदर या बाहर जा रहा है, ये कैलकुलेशन इसके इक्वल होता है। अब इस एम्पियर्स लॉ की मदद से हम कुछ खास शेप के मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले डेराइव करने वाले हैं। बहुत स्मॉल डेरिवेशन है, इसलिए ये हमारे डेली के काम के हो सकते हैं। लॉ पे क्वेश्चन आ जाए इसके चांस कम रहते हैं, लेकिन डेरिवेशन हमें रोज याद रखने में मदद करेगा, हमेशा याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके डिफरेंट शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करने वाले हैं, और शुरुआत में कर रहा हूं एक नोन रिजल्ट से, है ना। हर शेप का नहीं, कुछ खास परफेक्ट सिमेट्रिक अरेंजमेंट के लिए हम ये लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब इसका ये कोई गलत मतलब ना निकाले कि एम्पियर्स लॉ केवल परफेक्ट सिमेट्रिक अरेंजमेंट के लिए काम करता है। लॉ हमेशा काम करता है, बट हम मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले कुछ परफेक्ट सिमेट्रिक अरेंजमेंट के लिए निकालने वाले हैं। हर अरेंजमेंट के लिए शायद ये मैथ्स लगाना संभव नहीं होता, इसलिए हम सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ डिराइविंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तुम्हें याद है यार, गॉस लॉ में हम लोग क्या करते थे, गॉस लॉ का यूज करके कुछ खास परफेक्ट सिमेट्रिक अरेंजमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाते थे। यहां हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं। तो ये इसका एक पर्पज है, इस टॉपिक का मेन पर्पज यही है। तो हम लोग सबसे पहले इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर डील करने वाले हैं। तो तुम्हें ऑलरेडी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से डी दूरी पर किसी पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला पता है? एनीवन? मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? अगर आई का करंट कैरिंग वायर तो डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है? डी। वेरी गुड। डी को मैं आर लिख दूं तो क्या बदल जाएगा? अरे कुछ नहीं, एक सिंबल बदल जाएगा। यहां पे इस टॉपिक में आर का फैशन है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ओके, तो अब ये फॉर्मूला मैं एक बार डिराइव कर रहा हूं इसलिए ताकि तुम्हें स्टेप समझ में आ जाए। इसका लाना तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सबके धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मतलब लगाना नहीं है, बस ये कि अपने आप को सॉलिड करने के लिए या कभी कोई लॉ पे ही बात कर दे तो हम एक्सप्लेन कर पाए। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वायर को घेरता हुआ एक सर्क्यूटल बना रहे हैं। ये एक लाइन लूप है जो इसको घेरता हुआ बनाया गया है, और घेरता हुआ इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घेरती हुई होती हैं। मैंने दिखाई थी पिछली क्लास में, याद है? सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई थी। ये एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है ना, ये कैसी होती है, बार मैग्नेट की, सोलेनोइड की, और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी सबको समझाया जा चुका है। तो अभी अप्लाई करने की बारी है। ये एक स्ट्रेट वायर है, मैं इसको यहां पे डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो चलेगा? तुम कहोगे ये कैसे स्ट्रेट वायर हो सकता है? तो इस प्लेन को चीरता हुआ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हम इस पे एक सर्क्यूटल बना रहे हैं। ये घेरता हुआ सर्क्यूटल जो मैंने बनाया था, ये वही सर्क्यूटल है, लेकिन अभी मैं एक टॉप व्यू दिखा रहा हूं और ये कैसा था, साइड व्यू। ठीक है, करंट ऊपर है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को महसूस कर सकते हैं यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट, यूजिंग सम बार मैग्नेट। हम पता कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस नेचर की होती है, ये ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, हमें एम्पियर्स लॉ लगा के इसका फॉर्मूला डेराइव करना है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है जो कि आर दूरी पे है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पी से होता हुआ एक सर्क्यूटल बनाएंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाना है वहां से होता हुआ एक सर्क्यूटल बनाएंगे, है ना। डिसाइड अ सर्क्यूटल, सर्क्यूटल से मेरा मतलब है लाइन लूप। सर्क्यूटल ये लाइन लूप है, और ये लाइन लूप कुछ बातों को ध्यान में रख के बनाना है। कैसा कि पूरे सर्क्यूटल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। तो मुझे बताओ, एक स्ट्रेट वायर से बराबर दूरी पे ही तो
एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बराबर दूरी पे तो सर्किल ही बनेगा नहीं। दूसरी बात, थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। किसके के बीच में, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो देखो अगर मैं इसका छोटा सा लेंथ लूंगा डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पे है कि नहीं। सर्किल लूंगा तो हर छोटे डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री पे होगी। तो उससे क्या है, सर्क्यूटल लॉ लगाना आसान हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या लग करेंगे, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे और अप्लाई करेंगे तो बी का एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व एंड गेट बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सर्क्यूटल के लिए एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूं। मोस्ट जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इन। ठीक है, तो इस सर्क्यूटल के अंदर एक ही वायर है जो कि आई का करंट लेके जा रहा है, तो आई इन तो लिखना बड़ा आसान है, वो कितना है आई। बी डॉट डीएल को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बी डीएल कॉस थीटा। क्या हमने फिजिक्स में हमेशा देखा है डॉट प्रोडक्ट ओपन करने का मतलब होता है बी डीएल कॉस थीटा। क्या मैंने अभी अभी बोला हर जगह थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो ये और आसान हो गया, क्या बन गया, बी डीएल, डॉट प्रोडक्ट हट गया और बी डीएल आया। क्या मुझे बताओ इस पूरे सर्क्यूटल के लिए बी एक जैसा है कि नहीं है, और जब कोई चीज एक जैसी होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब हो गया क्या, सारे डीएल का सम। तो बताओ यार पूरे लूप में सारे डीएल का सम कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अरे सारे डीएल का सम मतलब पूरे सर्कमफ्रेंस की लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई। तो बस बी का फॉर्मूला आ गया। बी का फॉर्मूला क्या आ गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कि ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, ये आ गया। अब इस टॉपिक में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं, हम एक काम और करने वाले हैं, बी वर्सेस आर ग्राफ साथ ही साथ बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बी वर्सेस, यानी जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन कैसा होगा। एनीवन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों, y इक्वल टू समथिंग बाई x टाइप का फॉर्मेट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बात समझ में आ गई है। तो खैर ये तो हम ऑलरेडी जानते ही थे, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो काम का है, पहले इतनी बातें समझ लें और कुछ नोट करने जैसा है तो नोट कर लें। बात समझ में आ गई है।
तो देखा जाए तो यार ये कैलकुलेशन हमने जब किया है तो b इंटीग्रल b डॉट dl बस दिखाने के दांत थे, किया तो हमने b इंटू लेंथ है, याद है b इंटू लेंथ कॉस थीटा सबसे आसान फॉर्मेट था, तो b इंटू लेंथ कॉस 0 वही किया है कि नहीं, तो लेंथ आ गया 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक पाइप का मतलब होता है अंदर मटेरियल नहीं है, केवल बाहर मटेरियल है, उससे करंट पास कर रहा है, और करंट कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी एक लॉन्ग पाइप है, करंट कैरिंग पाइप या कभी कभी ट्यूब बोल देते हैं, ये मेटेलिक ट्यूब है तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है और दो जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड लाना हमारा मकसद है, एक बाहर का पॉइंट जो कि कैपिटल आर से ज्यादा दूरी पे होगा ऑब्वियसली, और एक अंदर का पॉइंट जो कि जिसकी दूरी कैपिटल आर से कम होगी। तो हम एट पी आउटसाइड का डिस्कशन करने वाले हैं या एट एम इनसाइड का डिस्कशन करने वाले हैं। कोई कह दे कि आर लेस देन आर है तो अपने आप इनसाइड की बात है, कोई कह दे जनरल आर कैपिटल आर से ज्यादा है, इसका मतलब कहां की बात चल रही, बाहर की बात। तो यार पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो इससे होता हुआ सर्क्यूटल, एम पे लाना है तो एम से होता हुआ, यानी हमें दो सर्क्यूटल बनाना पड़ेंगे, एक पी से होता हुआ, एक ये साइड व्यू है और ये क्या है, टॉप व्यू, यानी सेम चीज को दिखाने के दो तरीके हैं। क्या करंट पाइप से जा रहा है, हमने बाहर और अंदर एक दो सर्क्यूटल बनाए हैं, दो बार लॉ लगाएंगे। चलो सबसे पहले बाहर का डिस्कशन करते हैं। बताओ इस लूप के लिए यहां पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबको पता है, तो पी से होते हुए सर्क्यूटल के लिए जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो क्या पिछले डिस्कशन और इस डिस्कशन में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या लाइन इंटीग्रल का कैलकुलेशन लेफ्ट साइड वाला b इंटू 2 पाई आर आएगा और वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा, तो b कितना आएगा, अरे कुछ अंतर है ही नहीं, पहले वायर में आई करंट था अब पाइप में आई करंट है, तो पूरा आंसर सेम आएगा, कुछ दोबारा करने की जरूरत, चाहो तो उतने स्टेप दोबारा दिखा दो, दिखाना चाहेंगे, फालतू टाइम नहीं है, एग्जाम पास में है। मुझे बताओ m से होता हुआ सर्क्यूटल बनाएंगे, उसके लिए क्या लेफ्ट साइड फिर से मैं वही लिख सकता हूं b इंटू 2 पाई आर, ये भी तो सर्कल है, बस इसका आर छोटा है लेकिन आर तो वही सिंबल है। मुझे बताओ इस पाइप के अंदर मैंने सर्क्यूटल बनाया है और इस सर्क्यूटल के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है, क्या बताओ इस ट्यूब के अंदर पाइप का पूरा करंट इनक्लोज है और इस सर्क्यूटल के अंदर मटेरियल ही नहीं है, और सर्क्यूटल के अंदर मटेरियल ही नहीं है तो करंट कितना है, जीरो। क्या याद आ रहा है गॉस लॉ में हम शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाते थे तो यही करते थे, तो बी का आंसर ले दे के क्या आ गया, जीरो, दैट्स इट, डिस्कशन खत्म। चलो डिस्कशन खत्म कर दिया है, तो क्या इसी के नीचे में बी वर्सेस आर ग्राफ तुमसे उम्मीद करता हूं बनाने के लिए। सरफेस तक के लिए ग्राफ का नेचर अलग होगा, जीरो से कैपिटल आर के लिए, और कैपिटल आर के बाहर के लिए क्या ग्राफ बना पाएंगे, नोट करना है और ग्राफ बनाना है। ठीक, तो क्या डिसीजन लेना है, अंदर का यहां से जो बता रहा है जीरो, बाहर का यहां से जो बता रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनेगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कोई पूछे कहां होगी, एनीवन कोई बता सकता है, हाँ मैक्सिमम
मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? एट आर बराबर कैपिटल आर। देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई ग्राफ की कहां है? कैपिटल आर पे। और कितनी है? तो तुम इसी फॉर्मूले में आर की जगह क्या डाल दो? कैपिटल आर। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। कहां होगी? एट सरफेस। एट सरफेस। क्या बताओ, कैपिटल आर डालने का मतलब है तुम यहां की बात कर रहे हो, सरफेस के जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। मैथ्स को हमें रीड करना आना चाहिए, ये रिजल्ट अपने आप निकालना आना चाहिए, बजाय कोई तुम्हें बताए कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी। मैथ्स खुद ही बता रही है यार कि ये फॉर्मूला बाहर और सरफेस तक के लिए काम करता है। तो आर जब कैपिटल आर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे, आर बड़ा रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और छोटा रख नहीं सकते। क्या बात समझ में आ गई है? नोट करते जाएं। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि करंट पूरे अंदर बाहर मिला के पूरे मटेरियल से जा रहा है, यानी इसका मैं टॉप व्यू बनाऊं तो करंट हर पॉइंट से, मटेरियल के हर पॉइंट से फ्लो कर रहा है, हर पॉइंट से, हर जगह पूरे एरिया में करंट फैला है। ये आई करंट पूरे मटेरियल में फैला है। और अब हमें दो जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है, एट पी आउटसाइड यानी यहां एम्पियर्स लॉ लगाना है, और एट एम इनसाइड यानी यहां एम्पियर्स लॉ लगाना है। एक जनरल दूरी कैपिटल आर से ज्यादा है, इसका मतलब बाहर की बात चल रही है, और एक जनरल दूरी कैपिटल आर से कम है, मतलब अंदर की बात चल रही है। क्या इसके स्टेप्स लोग ट्राई करेंगे? ग्राफ बनाने तक के सारे स्टेप में देखें कहां रुकावट आ रही है, पहले ट्राई करें, फिर मैं आगे बताऊंगा। सिचुएशन मैंने बता दी है कि इस बार ये ट्यूब नहीं, पूरा वायर है, सॉलिड रॉड कह सकते हैं, जिसका अपना कैपिटल आर का रेडियस है।
हाँ भाई, तो एक पी से होता हुआ एक एम से होता हुआ सर्क्यूटल बनाना है, 2 बार लॉ लगाना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। एनीवन, कोई दिखाना चाहेगा? फिर से मैं कहूं यार, पी से होता हुआ एक सर्क्यूटल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और वहीं पर मुझे लाइन इंटीग्रल लगाना है, यानी वही इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ठीक है, तो यार ये कैलकुलेशन कितना आया था, हर बार वही आएगा बी इंटू टू पाई आर, और इसके अंदर भी पूरे पाइप से मिला के कितना करंट जा रहा है, आई। तो बी का आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। कितने लोगों ने कर लिया था? कोई दिक्कत है? ये तो बाहर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अंदर की, यानी यहां से होता हुआ एक सर्क्यूटल है, उसके लिए लेफ्ट साइड वाला काम फिर से हमें वही करना है, मगर राइट साइड का काम क्या करेंगे, इसी पे दिमाग लगाना था। एनीवन, यहां आई इन क्या लिखा है, कोई बताना चाहेगा? इनसाइड करंट इस सर्क्यूटल के अंदर, आई इन क्या है, करंट इनसाइड द सर्क्यूटल, सर्क्यूटल के अंदर का करंट। इस घेरे के अंदर क्या आई होगा? इस घेरे के अंदर का करंट हम कैसे निकालेंगे? वो करंट, एनीवन कोई बता सकता है? वो करंट होगा J इंटू एरिया, और एरिया कितना, अंदर का एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे एरिया में पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया है, पूरे एरिया में आई का करंट है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, वो होगा आई बाई पाई आर स्क्वायर, जिसको मैं जे कह रहा हूं। तो बताओ पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना होगा, तो तुम लिखोगे आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे में है तो पर यूनिट एरिया आ गया, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना हो गया। तो एक तो इधर से तुमने जे इंटू एरिया किया कि नहीं, तुम जे की जगह आई बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि वो पर यूनिट एरिया का करंट हो गया। हमें पूरे एरिया का पता था तो पर यूनिट एरिया का आ गया, और पर यूनिट एरिया का पता चल गया तो सर्क्यूटल तक की रेडियस कितनी है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और पूरी रेडियस थी कितनी थी, तो ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कितना लिखेंगे, आई इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आंसर बी का आएगा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़ा डिफरेंट रिजल्ट है, या जनरली इतने स्टेप से अगर याद आ जाए तो याद आ जाएगा, वरना भूल जाओगे। ये स्टेप्स क्या है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या जे बात समझ में आई सबको? ठीक, तो क्या अब ग्राफ देख सक के बना सकते हैं, इस मैथमेटिक्स को लेके अंदर का और उस मैथमेटिक्स को देख के बाहर का ग्राफ बनाना है।
हाँ भाई, ग्राफ कैसा बनेगा? तो यार बाहर का डिस्कशन तो फिर से वैसा ही है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंदर देखो जरा, म्यू नॉट आई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये गिवन पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर। जैसे जैसे दूरी बदलेगी वैसे वैसे बी बदलेगा। तो क्या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया है? स्मॉल आर। अंदर के लिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन ऐसा। और यहां से ये रेक्टेंगुलर के साथ जुड़ जाएगा। फिर से कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, तो कहां होगी? आर बराबर कैपिटल आर, यानी कहां? सरफेस पे, है ना। यहां पर सबसे ज्यादा बी मैक्स होगा, और कितना होगा? तो इसी में तुम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल के आंसर निकाल सकते हो। बल्कि इसमें भी तुम कैपिटल आर डाल दोगे स्मॉल आर की जगह तो सेम ही आंसर आएगा। मतलब ये ग्राफ जहां से शुरू करता है, ये ग्राफ वहां से एंड करता है, तभी ये दोनों जुड़े हुए ग्राफ हैं। क्या बात समझ में आ रही? ये अंदर वाले की जहां एंड होता है, दूसरे वाले का वहां से शुरुआत होता है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? एकदम सरफेस पे। क्या बात समझ में आ गई है? खैर, ये थोड़ा अलग केस था। तुम्हें अगर याद आ रहा हो तो वहां पर हम लोगों ने एक हॉलो स्फीयर के अंदर, अगर हॉलो स्फीयर में चार्ज फैला है तो अंदर बाहर का डिस्कशन इसके जैसा किया था। और अगर एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चारों तरफ चार्ज भरा होता था पूरे मटेरियल में, तो उसका डिस्कशन इससे मिलता जुलता था। तो ये काफी सिमिलर है अगर याद रख पाओ तो, वरना अलग अलग मैंने समझा दिया है। खैर, तो ये रिजल्ट एक लाइन पे टिके हैं। वो लाइन जिसको लिखना आ गया तुरंत डिराइव कर सकता है, वरना फिर रटने का प्रयास करें। दोनों तरीके तुम्हारे हाथ में, जैसे संभाल पाओ। बाहर का डिस्कशन बहुत आसान है सबके लिए। डन। जब मैं कहता हूं आइडियल सोलेनोइड, इसका मतलब होता है एक लार्ज क्वाइल जो नेवर एंडिंग साइज की है, बहुत बड़े साइज की क्वाइल है। उसकी एक्सिस पर, ऑन एक्सिस, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बीच में कहीं, यानी ये बड़ी सी क्वाइल है और उसके बीच में कहीं एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ये मैंने पिछली क्लास में बताया है, एम्पियर्स लॉ से भी एक्सप्लेन हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, इसलिए मैं सीधे रिजल्ट फिर से याद दिला रहा हूं। कोई मुझे बताएगा इसका रिजल्ट क्या होता था? एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। कभी कभी क्या होता है, कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया जाए, ठीक है, और एल उसकी लेंथ दी जाए, तो क्या कैपिटल एन को हम स्मॉल एन एल लिख सकते हैं, या एन को हम कैपिटल एन बाई एल लिख सकते हैं? यानी इस फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं? एन आई बाई एल, ये लिख सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला इज सेम एज ये फॉर्मूला, यहां स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ टर्न ही है, और यहां उसी चीज को दिखाया गया है। एल यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न है। एक शेप होता है टोराइड। टोराइड, टोराइड क्या है ये मैं यहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। ये सोलेनाइड का घेरा बना के बनाया जाता है। देखो जरा, सोलेनाइड को पकड़ के ऐसे राउंड कर दिया है तो ये क्या बन गया है? टोराइड, ठीक है। एक्सिस ऑफ टोराइड, तो टोराइड क्या है? सोलेनाइड का एक बड़ा सा घेरा बना दिया गया है, ठीक है। इसी सोलेनाइड को पकड़ के लपेट दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? टोराइड। और उसकी एक्सिस यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो मैं बता दूं, ये फॉर्मूला लोग अलग अलग बताते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं कहूंगा जैसा फॉर्मूला सोलेनाइड का है वैसा ही फॉर्मूला टोराइड का है, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां आउटसाइड में बी जीरो होता है, यहां भी बी क्या होता है? जीरो, यानी अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो यहां भी जीरो होगा, यहां भी जीरो होगा। एक्सिस पर बी का वही आंसर होगा जो इसका होता है। कितना होगा? म्यू नॉट
NiL। तुम कहोगे सर वो क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये फैशन है थोड़ा सा टोराइड में ऐसे लिखने का और सोलेनाइड में, चलो मैं दोनों ही लिख देता हूं, म्यू नॉट Ni। तुम कहोगे एन क्या है? वही है। कैपिटल एन क्या है? वही है। एल क्या है? वही है। बस एक बात बताओ, जो फॉर्मूला सोलेनाइड का था उसका घेरा बना दिया जाए तो वही फॉर्मूला रहेगा। सोलेनाइड के ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, अंदर होती है कितनी? इतनी। तो टोराइड के भी घेरे के अंदर होगी, मतलब घेरे के अंदर, इधर इधर नहीं होगी, लेकिन एक्सिस वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। कितनी होगी? तो वही होगी जो सोलेनाइड की होती है, वही होगी। बस एक दिक्कत है कि इसमें आमतौर पे कैपिटल आर रेडियस दिया जाता है। किसका? इस घेरे का एवरेज रेडियस है, बीच का रेडियस इस घेरे का। तो क्या बता, इस घेरे की पूरी लंबाई एल को हम 2 पाई कैपिटल आर लिख सकते हैं कि नहीं? तो फॉर्मूले का लुक और बदल गया, म्यू नॉट Ni बाई 2 पाई आर। तो यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आमतौर पे टोराइड का आंसर इस लुक में लिखने का फैशन है, बट तुम जानते हो वो रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही है। अगर बना पाओ तो अच्छा है, रट लो तो और अच्छा है। क्या बात समझ में आ गई है? मैंने इसको 3 तरह से आंसर लिखा है। कैपिटल आर से नीचे के लिए, यानी अंदर इधर वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? वही जो मैंने समझाया। और आर लेस देन बाहर के लिए, बाहर के लिए आउटसाइड के लिए भी क्या होगा? इनसाइड द कह सकते हैं टोराइड 0 होगा, आउटसाइड भी क्या होगा? 0 होगा, और एक्सिस पर क्या होगा? वही होगा। क्या बात समझ में आ गई है? नोट कर लिया? तो हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ देखा, और बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से ये वो मेन फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ की मदद से देखे थे, और इनका यूज करके कुछ नए स्ट्रक्चर बनाए, उनकी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला डील करना सीखा। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम नए स्ट्रक्चर डील करते हैं, जिसमें से मेनली स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट वाला, फाइनाइट वाला और सर्किल वाला, ये मेन फॉर्मूले काम के हैं। इनके कॉम्बिनेशन पे नए स्ट्रक्चर बनते हैं, उनकी मैंने प्रैक्टिस कराई। और अब मैंने एम्पियर्स लॉ बताया और कुछ नए शेप इंट्रोड्यूस किए हैं जिनकी मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता दी है ना? सबकी नहीं बताई, बट इनके हम पाइप के और सॉलिड रॉड का नया फॉर्मूला ऐड कर चुके हैं। तो ले देखिए यार, इतने सारे फॉर्मूले हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर है। यानी करंट कैरिंग वायर का डिस्कशन एक एम्पियर्स लॉ से रिलेटेड है, ये अप्लाइड डिस्कशन, और एक फंडामेंटल बायो-सैवर्ट लॉ से। ज्यादा क्लोज टू द फंडामेंटल बायो-सैवर्ट है, ये एक अप्लाइड मेथड है जिससे मैग्नेटिक फील्ड कुछ खास शेप की निकाली जा सकती है। क्या बात समझ में आ गई? हालांकि लॉ हर शेप के लिए काम करता है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोग एक नए ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक का है, लेकिन ये ब्लॉक नया है क्योंकि थोड़ा सा सोच अलग है, पर्पज अलग है अगले डिस्कशन में। तो यार अभी तक हम लोगों ने एक चीज देख ली है
किसी करंट कैरिंग सिस्टम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैंने यहाँ पे यार एक ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर बना दिया है ये समझाने के लिए कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैं कहूँ ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो तुम्हारे मन में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को लेके वही स्ट्रक्चर सामने आना चाहिए जिनके फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं। जैसे ये एक सर्किल हो सकता है, ये एक स्ट्रेट वायर हो सकता है, ये एक कॉइल हो सकता है, उसकी एक्सिस पर डिस्कशन हो सकता है। जितने शेप अब तक हमने पढ़े हैं वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं। जैसे सोलेनॉइड एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर एक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। और क्या मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, एक सर्कुलर आर्क, सर्कुलर कॉइल, टोरॉइड, ये सब मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स हैं। मैंने इसके असर को यहां दिखाया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो किसी दूसरे वायर, मूविंग चार्ज या कॉइल पे असर करेगी। तुम्हें याद है एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड क्या असर करती है, किसी स्ट्रेट वायर पे क्या असर करती है, किसी कॉइल पे क्या असर करती है। तो ये सारी बातें हमने इस टॉपिक से पहले पढ़ी थी, और पहले इसलिए पढ़ी थी कि वो जब मजबूत हो जाएगा तब मैं इस टॉपिक के क्लाइमेक्स पे जाऊंगा जहां सब कुछ आ जाता है। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, फिल्मों में नहीं बोलते कि सारे कैरेक्टर से अलग अलग पहले फैमिलियर कराया जाता है, उनकी छोटी छोटी अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, फिर सारी स्टोरीज को कंबाइंड कर दिया जाता है। तो ऐसी फिजिक्स में होता है कि हम थोड़ी थोड़ी स्टोरीज में कमांड करते हैं, उनसे फैमिलियर होते हैं, जानते समझते हैं, फिर सारे कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं और उसके बाद टॉपिक हमारा फैल जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि फैले, इसलिए मैं छोटे छोटे कैरेक्टर से पहले बहुत मजबूती से पकड़ बनवाने की कोशिश करता हूं। उन कैरेक्टर पे इतने क्वेश्चंस कर डालते हैं कि उस सिचुएशन को हम ग्रिप कर लेते हैं। तो जिस समय मैं ये पढ़ाता हूं उस समय फैलने का कोई चांस, और फैलेगा भी तो यही फैलेगा, पहले वाला तो संभला हुआ है। ये भी है एक कि जब ये फैलता है तो अपने साथ पुराना भी ले जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता यार कि पुराना फैल जाए। भाई ठीक है, कोई नहीं हैंडल कर पा रहा है ये, तो पुराना तो बचा रहे, लेकिन गारंटी है कि ये भी तुम हैंडल कर लोगे, बल्कि ये तुम्हारी पुरानी चीजों को और मजबूत करेगा। मैं जो सोचता हूं कि जब पुरानी चीजें इसके साथ आएंगी वो भी तुम हैंडल कर लेगे तो पुरानी चीजें हमारी और क्लोज आ जाएंगी। तो पुरानी चीजें क्या थी, तुम्हें याद है मूविंग चार्ज पे फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। टॉर्क क्या होता था, ओके सॉरी ये टॉर्क है, तो टॉर्क होता था एन आई ए बी साइन थीटा। तो बी किस वजह से है, करंट कैरिंग सोर्स की वजह से। अब वो करंट कैरिंग सोर्स का बी कितना होता है उसका अपना एक पर्सनल फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला मैंने बी ड्यू टू सिस्टम जो भी है वो तो हमने पढ़ा है ना। अब तुम सोचो यार बी ड्यू टू सिस्टम अगर कॉइल ऑन द एक्सिस है तो उसका एक गंदा सा फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, वो बड़े मुश्किल में तो याद होता है। अब कोई कहते उसे एक्सिस पर वायर रखा है, फोर्स बताओ, तो क्या तुम फॉर्मूला रट पाओगे। अब कॉम्बिनेशनल कॉन्सेप्ट है तो वो तुम्हें बी निकालना आना चाहिए, वो यहां का काम है, और फोर्स निकालना चाहिए वो पुराना काम है। दोनों को मर्ज करके क्या हम क्यू वी बी साइन थीटा में बी लिख देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस। या कोई करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के सेंटर पे एक चार्ज मूव कर रहा है, फोर्स बताओ, तो तुम क्या लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा, और बी हमने किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे पढ़ा है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो एक गंदा सा लुक आ जाएगा। लेकिन वो लुक हम कंबाइंड करके ला सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है याद कर सकते हैं तो फिर मतलब फिर तो वो भगवान तुल्य हो जाएगा, बहुत रेयर एग्जाम्पल हो जाएगा जो मेरी समझ से परे है, भगवान भी और वो भी। बात क्लियर है। तो क्या जो चीजें हमारी समझ से परे हो उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं, मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि अभी मैं कुंभ होके आया हूं, ये सवाल मेरे मन में हमेशा चलता है। हाँ चला गया, क्यों? हाँ 12 घंटे जाने में लगा है, जबकि एक्सपेक्टेड आवर्स 4 घंटे होते हैं और लौटने में भी 12 घंटे, ठीक है। और उसके बाद रुके हम वहां 5 ही घंटे। चलना इसलिए नहीं पड़ा कि हर जगह बाइक वाले लगे थे, उनसे सेवाएं ली गई। हालांकि चलना पड़ता, अगर सेवाएं ना लेते तो मतलब ये थोड़ा सा पाखंड है देखा जाए तो, कायदे से मुझे भी 15 किलोमीटर जाना चाहिए बट नहीं। तो क्या जो चीजें हम नहीं जानते समझते उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं, तो उसके पीछे मेरा लॉजिक पता है क्या है कि इतने साल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उसको फॉलो करती आ रही है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मतलब कि वो लोग प्रॉपर रिसर्च करते थे वर्ग पे, कि मतलब 1000 लोगों का वर्ग है
जो नास्तिक टाइप है 1000 लोगों का वर्ग है जो इन चीजों को फॉलो किया है, तो कौन लाइफ में ज्यादा पीसफुल, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा, तो उन्होंने पाया कि इसके कुछ फायदे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जितना भी हमारा ज्योतिष विज्ञान है वो तो साइंस बेस्ड है ही है कि सारी ग्रहों के जो भी एक साथ एक जगह पे होना वो क्या इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमैनिटी पे। उस जमाने में लोग ग्रुप में स्टडीज किया करते थे, तो अगर उसमें कुछ है जो हमें नहीं पता है तो मुझे लगता है मान लेना चाहिए। क्या बचपन में हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा पता था, वो हमसे कुछ कहते थे कि ये कर लो इससे फायदा होगा, तो हमने ब्लाइंडली फॉलो किया। उस समय ये तो बहस नहीं की कि पहले हमें प्रूव करके दिखाओ ये कैसे है, नहीं ना। तो क्या अब यहां पर माँ बाप से ऊपर एक कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसेस हैं जो लिखे गए हैं, रिटिन है, उनके साइंटिफिक एविडेंस हैं, बहुत सारी चीजें सही पाई गई हैं, भले वो स्टैटिस्टिक बेस्ड है। स्टैटिस्टिक मतलब कि उन्होंने ग्रुप में रिसर्च की तो पता चला कि फायदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें कर लेना चाहिए। ये मेरे मतलब, भले वो उसमें कोई साइंटिफिक कनेक्शन हो या हमारी समझ से परे हो सकता है साइंटिफिक कनेक्शन उस समय डेवलप किया हो हमारे। दूसरा कारण, ये तो एक कारण है, दूसरा कारण जो मैं मानता हूं कि हमारी बॉडी में ना, हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा मेमोरी है जो केवल एक जनरेशन पहले की नहीं है। एक जनरेशन पहले से तो रंग रूप और चेहरा मैच करता है, बहुत जनरेशन पहले के रोग, बहुत जनरेशन पहले की जो एक्टिविटीज हमारी 1000 स्पीसीज ने करी हैं उसका तत्व हमारे अंदर मौजूद है। तो मे बी कि इससे कोई फायदा ना होता हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद इससे कोई फायदा ना होता हो। लेकिन एक बात पक्की है कि जो हमारे पुरानी स्पीसीज करती आई है किसी खास माहौल के लिए और उसके बाद अपने अंदर चेंज महसूस किया है, भले वो चेंज उनने आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन जैसे नहाया संगम, और संगम नहाने के बाद उनको लगा कि नहीं यार कुछ बढ़िया हो रहा है। मैं देखता हूं, सबसे बात करता हूं तो लोग बोलते हैं यार बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आई है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी भले उन्होंने बनावटी लाई हो, लेकिन ये तो पक्की है कि हमारी ओवर द जनरेशन सबने ये चीज अपने अंदर लाई फॉर द टाइम बीइंग। पीस लाया अपने नहाने के तुरंत बाद, और उस योग में, उस भौगोलिक स्थिति में, उस स्टार पोजीशन में, उस जगह पे, इन सारी चीजों में वहां पे अगर इतने लोग अपने अंदर बदलाव लेके आए या उन्होंने महसूस किया तो वो हमारी बॉडी में रजिस्टर है। जब हम भी उसी जगह जाएंगे तो हमारी बॉडी उन सारी चीजों को रिकॉल करा के वो एनर्जी वापस ला सकती है। तो अगर इतने गहरे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं तो वो चीज हमें परंपरागत फॉलो करना चाहिए कि हम अगर बीइंग एज अ हिंदू हैं तो हमें इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि इतनी जनरेशन फॉलो करते आई है, चेंज महसूस करती आई है, तो शायद वो पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर भी आ सकते हैं। तो ये साइंस नहीं, साइंस से थोड़ा बियॉन्ड है, रिसर्च बेस्ड कह लो, या फिर ये जो चीज, ये कनेक्शन मुझे बहुत लॉजिकल लगता है, बायोलॉजिकल लगता है कि जो हमारी स्पीसीज पहले से करती आई है, जैसे जैसे इन्फ्लुएंसेस महसूस करती है, अगर हम भी उसी सिचुएशन में, उसी जगह पे, उसी प्लेस पे, उसी भौगोलिक स्थिति में, उसी टाइम जोन में जाएंगे तो वो फायदे हम महसूस कर सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? ओके, बट तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत भीड़ है ना, तो किसी से संगम जल, गंगा जल कुछ मांग के अपना छींटे डाल लेना तो काम बन जाएगा। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस इसमें भी तो महसूस किए ही हैं लोगों ने। हाँ, 36 साल, 12 दूनी 24 साल, तो 12 साल हुआ ना। ठीक, तो वही वही लगा लो, बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद दूर नहीं है लखनऊ से, तो भौगोलिक स्थितियां भी मैच कर जाएंगी। ठीक, हाँ भाई, ऑनलाइन समझ रहे हैं। करंट कैरिंग सिस्टम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो फॉर्मूले हमने इस टॉपिक में पढ़े, और ये पुराने फॉर्मूले जिन पे हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले पेज में ये पूरा आइडिया दिया है, बस एफ को टाउ लिख दें, दिस इज टाउ, सही कर ले, टॉर्क टाउ। और करने के बाद मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ कॉइल, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, ये आंसर्स तुम्हें बताना है क्या होंगे।
तो ये सोचो यार, I1 का करंट लेने जाने वाली एक सोलेनाइड कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, स्मॉल एन है, और इसमें आई का करंट कैरिंग छोटा सा वायर है जो एल लेंथ का है, उस पर लगने वाला फोर्स, एक क्यू चार्ज है जो वी स्पीड से चल रहा है उस पर लगने वाला फोर्स, और एक कॉइल रखी है इस तरह से उस पर लगने वाला टॉर्क, जिसमें N2 नंबर ऑफ टर्न है, R रेडियस है और I का करंट है, I2 मान लें, चलो इसका करंट I2 लिख देते हैं। तो ये 3 आंसर देना है मुझे, पहले तुम ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगा। बताओ किसी सोलेनाइड, पहले तो बताओ मूविंग चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो बी और थीटा तुम्हें फिल करना है। थीटा की जगह क्या लिखूं, बी की जगह क्या लिखूं? एनी गैस? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर होता है आई एल बी साइन थीटा, और ये होता है एन आई ए बी साइन थीटा। फिल इन द ब्लैंक्स, बस इतना ही काम करना है। यही डिस्कशन यहां भी करना है, लेकिन पहले ये पूरा करें। मुझे बताओ बी की जगह क्या लिखूं? एक आइडियल सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक, थीटा की जगह क्या लिखें? 90। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है कि नहीं, और वायर उसके साथ 90 डिग्री पर रखा है। क्या बात समझ में आ गई है? आंसर आ गया। यहां क्या लिखें बी की जगह ना, थीटा की जगह? कोई तो बोलो। एरिया की जगह क्या, थीटा की जगह क्या? एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है कि नहीं? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अब भी कितना एंगल है? 90। अगर ये आ गया है तो अगला वाला अपने आप से करे। बीच बीच में बोलते रहे आकांक्षा।
हाँ भाई, फोर्स बराबर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा, बी कितना थीटा कितना, हाँ 0 डिग्री, तो ये आंसर कितना आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, बताएं। NIAB पूरा बताओ, साइन 0 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। फिर अब बाकी चीजों का मतलब खत्म है। क्या बात समझ में आ गई है? कितनों ने लिख लिया है? अगला क्वेश्चन देखें जरा। ये एक स्ट्रेट वायर है, क्वेश्चन नजर आ रहा है कहीं? ओके, क्वेश्चन में कहा गया यार, ये एक मूविंग चार्ज, एक करंट कैरिंग कॉइल, एक ये लूप रखा है, लूप इसी प्लेन में है, ठीक है ऐसा। तो यही सब कुछ लिखना है फिर से, फोर्स टॉर्क, जल्दी से लिख के बताएं, दिखाएं, भेजें। हाँ भाई, मैच कराएं जरा, फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, बी कितना थीटा कितना, और थीटा कितना 90। क्यों? वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, मैं बता चुका हूं, ये करंट इधर डसेगा हर जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, इनसाइड होगी कि नहीं, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऊपर चल रहा है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। ये सब खुद से डिसीजन लेने वाली बातें हैं, जब लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, टॉर्क ऑन द लूप,
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर बताएं कोई भी, आई एल, हाँ बताएं, थीटा, ठीक, टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा। चलो एरिया की जगह, ठीक है, बी की जगह, थीटा की जगह जस्ट अ मिनट, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, थीटा की जगह, हाँ ऐसे है इस प्लेन में 0 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर अंदर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0। बस मैं यही गलत करवाना चाह रहा था, ज्यादातर लोग पिछले वाले के इन्फ्लुएंस में 90 लिख देते हैं। क्या बात समझ में आ गई है? ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें जरा। ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इसके इन्फ्लुएंस में एक स्क्वायर लूप रखा गया है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स राइट होगा, लेफ्ट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, 0 होगा। सोच के बताएं। अच्छा एक मिनट, यहां मैंने फोर्स की डायरेक्शन पूछी नहीं तुमसे, अगर कोई तुमसे पूछता बताओ इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स कहां लग रहा है, तो तुम कैसे करते? करंट, मैग्नेटिक फील्ड और तमाचा फोर्स, मूविंग चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, याद आया? तो वो बातें पुरानी, वो सब अभी भी वैलिड हैं। राइट हैंड रूल लगाते थे हम फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। ओके चलो, एनीवन बताया इसमें सोच समझ के किस पे फोर्स कहां लगेगा, कितना लगेगा? जीरो वाले हाथ उठाएं। यस, पहला ऑप्शन 0 इसीलिए दिया जाता है कि लोग कुछ तो गलत करें। बताओ। अच्छा, नीचे इस पे लगने वाला नीचे, उस पे लगने वाला ऊपर, कैंसिल हो गया कि नहीं? इस पे लगने वाला लेफ्ट और इस पे लगने वाला राइट, कैंसिल हो गया। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी हेयर साइन 90। इस पे लगने वाला होगा आई एल बी हेयर साइन 90। तो क्या बी हेयर एंड बी हेयर सेम होगा? क्यों? ये पास है और ये दूर है, तो बी दोनों जगह एक जैसा नहीं होगा। तो इस पर बी ज्यादा होगा और इस पर बी कम होगा, तो नेट कहां आएगा? ज्यादा वाले के हिसाब से। तो लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, अप आएगा, डाउन आएगा। अच्छा, अप डाउन कैंसिल हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये वायर जिस अंदाज में दूरी बदला है, ये वायर भी उसी अंदाज में दूरी बदला है। लेकिन लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या जनता समझ पा रही है? चलो, तो मैं कह रहा हूं कि तुम एक काम करो, इसका आंसर पहली बात तो मैं बता दूं, इसके हिसाब से तय होगा क्योंकि यहां स्ट्रॉन्गर फील्ड है। अब अगला क्वेश्चन करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द लूप, नेट मैग्नेटिक फोर्स इस लूप पर कितना होगा वो निकाल के बताना है। तो तुम्हें क्या करना है, इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स करना है, सोच के बताएं, करके देखना है, मैथ्स लगाना है, तो खुद ही जवाब समझ में आएगा। ये स्मॉल लूप नहीं है, बल्कि एक ठीक ठाक लेंथ का सर्कुलर लूप है, जिसका हर वायर सेगमेंट एक जैसी दूरी पे नहीं माना जा सकता। पिछले सारे एग्जाम्पल में मैं छोटा सा वायर कंसीडर करता था, बहुत छोटी लेंथ का, ठीक है। इस बार ये वायर ठीक ठाक साइज का है
वो छोटे साइज का नहीं, इसलिए हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी नहीं माना जा सकती। जैसे अगर कोई बहुत छोटा सा लूप बना दे और कहते इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि ये साइड और ये साइड लगभग सेम दूरी पे। लेकिन यहां पर ये लूप और ये लूप सेम दूरी पे नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, बाहर होगी, राइट होगी, लेफ्ट होगी? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड तय करते हैं। अंदर होगी। क्या याद आया यार? मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? अंदर होगी। और अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स, फिर से लगाओ, ये राइट है कि लेफ्ट है? लेफ्ट। माय गॉड, ये राइट है कि लेफ्ट है? इधर से देख के बताओ अपनी तरफ से। लेफ्ट। और इस पर लगने वाला राइट। कौन ज्यादा होगा? तो नेट कहां आएगा? लेफ्ट वाले की तरफ। तो एफ लेफ्ट वाले में से हमें क्या घटाना है? राइट वाला। और फिर लिख देना है लेफ्ट। क्यों लिख देना है? क्योंकि नेट में लेफ्ट वाला ज्यादा आएगा। थोड़ा सा मैथ्स लगाएं तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो।
आया? हाँ भाई, एफ लेफ्ट कितना? इसको मैंने I1 बोला है, इसको I2 बोला है, तुम सेम भी लिख दोगे चलेगा। सुन पा रहे हैं ऑनलाइन वाले? ठीक है, बताओ इस पे लगने वाला फोर्स होगा I2, उसका करंट LB साइन थीटा कितना? 2πd। थीटा कितना? 90। और दूसरे वाले में क्या जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाएगा, तो होगा I2 LB साइन 90। B कितना? बस यही अंतर पड़ना है, दैट्स इट, बस इतना ही फर्क पड़ना है। क्या बताओ, लेंथ अगर दूरी हो गई, बढ़ गई, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आंसर कैंसिल तो नहीं होगा। हम क्या क्या कॉमन लिख सकते हैं? म्यू नॉट I2 बाई 2πd L कॉमन ले सकते हैं, बल्कि D कॉमन नहीं आएगा, 1/D/1/D+L। तुम इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। क्या जनता समझ गई है? तो स्टेप वाइज सोचोगे तो हर चीज का जवाब मिलेगा, रैंडम सोचोगे तो फिर दिक्कत है, गट फीलिंग में जाओगे, फिजिक्स कभी भी गलत करा सकती है। हटा दे भाई लोग। अब आंसर के हिसाब से अगर चाहो तो एलसीएम लेके थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, एज पर द आंसर गिवन। चलो, अब कुछ काम ना मैं तुम्ही लोगों से करवाना चाह रहा हूं। देखे जरा, दो पैरेलल वायर हैं, ठीक है, मैंने स्टेप वाइज क्वेश्चन पूछा है कि इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मान लो और इसके एल लेंथ पे फोर्स निकालना है इस पर, फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मान लो और इसके एल लेंथ पे फोर्स निकालना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ वायर 2 ड्यू टू 1, इस वायर की वजह से इस वायर के एल लेंथ पे फोर्स निकालना है। ये दोनों ही इनफाइनाइट वायर है, अपने आप दिमाग लगाएं तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लोग इसको फॉर्मूले के तौर पे पेश करते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे पेश कर रहा हूं। ट्राई करें जरा।
हाँ भाई, हाँ भाई, कोई दिखाना चाहेगा? ये वायर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, इस वायर पे फोर्स निकालना है। तो दो वायर कहां से हो गए? एक ही पे तो फोर्स निकालना है। इस वायर के एल लेंथ पे फोर्स निकालना है। तो सर इसमें से निकालना है ना, पर तो इसका भी तो होगा तभी तो। हाँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये है। तो क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ वायर टू ड्यू टू वन। ड्यू टू वन मतलब कि वन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दैट्स इट। एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और दूसरे पर फोर्स निकालना है। तो एक ही पे तो फोर्स निकालना है। कितना होगा? आई एल बी साइन थीटा। बी कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आई वन बाई टू पाई डी, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है और इस पर फोर्स निकालना है, तो करंट इसका और थीटा की जगह 90। दैट्स इट। कितने लोगों ने लिख लिया है? कोई दिक्कत है? तो इसमें I1 और I2 चेंज करना था। मतलब इस I1 और इसमें फिर जो I2 है वो I1 हो जाएगा। अब बिल्कुल, अगर इसके एल लेंथ पे फोर्स निकालना है इसकी वजह से, तो कितना आएगा? आई वन एल बी ड्यू टू साइन 90। तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई डी। क्या बात समझ आए? यानी जितना फोर्स इस पे आएगा उतना। अच्छा, एक और बात, इस पर फोर्स लेफ्ट लगेगा या राइट? हाँ भाई, इसमें भी लेफ्ट ही लगेगा। चलो। सर इसमें राइट ये दूसरा राइट है, इस पे राइट लगेगा सेकंड वाला। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स लेफ्ट। अब पहले तो ये सोचो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? इस मैग्नेटिक फील्ड का रूल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड करंट ये है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो डसो आके। सास को कैसे डसोगी तुम? डसना अभी सीखना पड़ेगा। हाँ भाई, करंट इधर है, यहां डसना है तो कहां आएगा? बाहर। अब बताओ, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स कहां आएगा? टुवर्ड्स। वैसे भी ये फोर्स राइट आना ही था एक डिसाइड होने के बाद। पता है क्यों? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स आया है तो इसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा। तो देखो इक्वल है कि नहीं और अपोजिट है कि नहीं है, तो ये रूल फेल नहीं हो सकता न्यूटन का लॉ के हिसाब से। तो कह देते हैं कि यार इसने इसको अट्रैक्ट किया और इसने फील्ड के जरिए, तो ये फोर्स कैसा होगा? तो मैं क्या कह रहा हूं, सेम डायरेक्शन करंट में ये फोर्स कैसा होता है? सेम डायरेक्शन करंट में करंट है तो फोर्स विल बी एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव होगा एंड फॉलोज न्यूटन, यानी F12 बराबर क्या होगा? F21। और अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखना चाहें तो वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन फेमस है फोर्स पर। अच्छा, दोनों आंसर सेम ही आए हैं, देखो तो क्या आया है? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी साइन 91 हो गया इनटू क्या? एल।
तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। जब भी यार हम डायमेंशन कभी किसी फॉर्मूले में राइट साइड देखते हैं तो हम पर यूनिट के लिए काम करते हैं, कभी एरिया देखते हैं तो पर यूनिट एरिया की बातें करते हैं, कभी वॉल्यूम देखते हैं तो पर यूनिट, तो यहां हम क्या बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी इसकी यूनिट अगर न्यूटन थी तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ये फेमस इसलिए है कि एम्पियर की डेफिनेशन है, क्या है कि दो वायर अगर 1 मीटर की दूरी पे हैं, डी कितना हो 1 मीटर, और उनमें लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन हो, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन हो, तो इन दैट केस I1 I2 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन है कि अगर म्यूचुअल फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना है तो बेसिकली ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कट जाएगी, ये 1 होगा तो आई भी 1 होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा अभी करंट देखो जरा, सेम डायरेक्शन में था तो फोर्स कैसा था, अट्रैक्टिव। अगर मैं इन वायर में अपोजिट करंट दे दूं तो फोर्स कैसा आने वाला है, रिपल्सिव। ये बात तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, अंदर, और इसकी वजह से, रूल लगाए बिना मत बोलो, करंट अंदर है, इधर डसना है, कहां आ रही है, अंदर ही आ रही है। अब फोर्स निकालते हैं, इस पे फोर्स कहां आ रहा है, राइट, इस पे फोर्स कहां आ रहा है, लेफ्ट। फिर से न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से है, राइट आया है तो दूसरा लेफ्ट आना ही था, फॉर्मूला कितना होगा, यही होगा। अगेन फोर्स, अब अपोजिट डायरेक्शन करंट है, अपोजिट डायरेक्शन करंट, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव। ठीक है, यहां अपोजिट डायरेक्शन करंट में रिपल्शन आता है। ये बात हम लोग अब रट भी सकते हैं, बाकी मैंने तो पूरा एक्सप्लेनेशन बताया है, जब भूल जाए तो पूरा एक्सप्लेनेशन सामने। और एक्सप्लेनेशन इसलिए सीखना जरूरी है कि पिछले वाले सारे क्वेश्चंस इसी स्किल से तो निकले हैं कि तुम डायरेक्शन निकालना जानते हो, फोर्स निकालना जानते हो, फॉर्मूले जानते हो। तब जब तुमने ये सब करना सीख ही लिया है तो इस चीज को फिर ऐसे ही रखना है, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो दिमाग में ज्यादा स्पेस खर्च नहीं होगा। क्या बात क्लियर है।
डन। तो अब क्या है, होमवर्क कहां तक पहुंच गया है? पिछली क्लास में हम लोगों ने होमवर्क कर लिया था।